गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उस सिलेबस की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट के बारे में कल बताया था मैंने कि उसमें नेटवर्क और नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो हम सबसे पहले नेटवर्क ही स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क की अपन बात करें, डेफिनेशन पहले नेटवर्क हिंदी में इसको अपन कहते हैं जाल। जाल का सामान्य सा अर्थ है जो आप कई बार देखते हो, जैसे मछली पकड़ने का जाल है, वो जाल वो भी एक जाल ही है। ऐसे तारों को आपस में गूंथ देते हैं तो वो भी एक जाल ही बन जाता है, तारों का जाल बन जाता है। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग उड़ाने के दौरान आप देखते हो कि उसमें जो धागा है वो आपस में गूंथ जाता है, वो भी एक जाल ही बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसी प्रकार के जाल हैं। ठीक है, ऐसे आपने इंटरनेट के बारे में भी सुना होगा, जो सूचनाओं का जो संचरण होता है उनका जो जाल होता है वो भी अपने पास नेटवर्क ही होता है। मोबाइल में नेटवर्क चला है, वो सारी की सारी। यहाँ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में देखें कि जाल क्या होता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का जो संयोजन होता है वो जाल होता है। जाल वास्तव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का संयोजन जाल कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का मतलब, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में आपने सुना होगा कि एक रेजिस्टेंस आप लेते हो, देखा होगा, इसका नाम प्रतिरोध अपन काम में लेते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कैपेसिटर, संधारित्र के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे आपने देखा होगा कुंडली के बारे में भी आपने सुना होगा, और ऐसा डायग्राम देखा होगा आपने, वो कुंडली होती है जिसको आप सामान्यतः प्रेरकत्व भी कहते हो। ठीक है, इन्हीं चीजों का आप नए रूप में देखते हो तो आप ऐसे भी देखते हो, कई बार ऐसे चिन्ह लगा हुआ, ये कैपेसिटर होता है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस प्रकार का डायग्राम। ऐसे ये कुंडली जो होती है आपके पास, इस कुंडली में भी इस टाइप का चिन्ह लगा रहता है। इस चिन्ह का मतलब है कि ये जो कुंडलियां हैं और ये जो संधारित्र और ये प्रतिरोध हैं, R से डिनोट करते हो इसको, C से, इसका प्रेरकत्व L से डिनोट करते हो। इनका जो मान है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। ऐसे क्रॉस लगा हुआ साइन आपको दिख जाए तो इसका मतलब होगा कि ये जो मान है इनका L, C और R का, ये परिवर्तित होता रहता है। ऐसे लिखा मिल जाए इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा शक्ति स्रोत या ऊर्जा स्रोतों के रूप में, ऊर्जा स्रोतों के रूप में जैसे वोल्टता स्रोत है, तो वोल्टता स्रोत में आपने बैटरी का साइन देखा होगा, डीसी वोल्टेज के लिए प्लस यहाँ लगा रहता है माइनस, या आपने इस टाइप का भी कोई साइन देखा होगा, इस तरह से भी। इसी तरह धारा स्रोत है, ऐसे आपने देखा होगा, धारा स्रोत के बारे में भी आपने सुना होगा। ये धारा स्रोत और ये दोनों के दोनों क्या है? वोल्टता स्रोत। ठीक है, ये वोल्टता स्रोत कहलाता है। इसी प्रकार आपने और भी एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक वो देखे होंगे। जैसे आपने एक सिंपल सा चिन्ह आपने देखा था 12th क्लास में भी, इसको आप क्या कहते थे? डायोड। ये डायोड। ठीक है, इसी में आपने इस तरह का डायग्राम अगर थोड़ा सा चेंज देखा है तो उसको अपन जेडा डायोड कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने इस टाइप की भी कोई युक्ति देखी होगी। ये सिंपल डिवाइसेस बता रहा हूं जो आपने देखी है पहले की कक्षाओं में भी देखी है। ठीक है, ये एमीटर होता था, ये बेस होता था और ये कलेक्टर होता था। इसको क्या कहते थे आप? ट्रांजिस्टर। इस प्रकार की और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कहलाते हैं। इन सारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का कोई भी संयोजन क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, संयोजन बोला, ध्यान रखना इस बात का, इनका संयोजन नेटवर्क कहलाता है। अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये जो संयोजन है
ये लूप हो, यानी संयोजन में कहीं ना कहीं कोई लूप बन रहा हो, कहीं कहीं क्या बन रहा हो, कोई लूप बन रहा हो, ये संयोजन है और उस संयोजन में कहीं लूप बन रहा हो। लूप का मतलब कोई भी एक बंद परिपथ बन रहा हो, बंद पथ बन रहा हो, तो वो जो आपके पास संयोजन है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का, ये क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का कोई भी संयोजन जाल कहलाता है और उस संयोजन में अगर कोई भी बंद लूप उपस्थित है या बंद पथ उपस्थित है तो वो जाल क्या कहलाएगा, परिपथ कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, परिपथ और जाल में? सिंपल एग्जांपल के थ्रू अपन देखें कि सपोज अपने पास यहाँ ऊर्जा स्रोत है, पावर सप्लाई सोर्स है और यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, आज इसको अपन कह सकते हैं ई वोल्टेज सोर्स है, ये दो टर्मिनल ए, बहुत सिंपल एग्जांपल। ये क्या है, ये एक जाल है, सिंपलेस्ट जाल है, और भी हो सकता है, और भी जोड़ सकते हैं इसमें, दो चार चीजें और भी जोड़ दो, कोई भी बंद परिपथ नहीं है, एक जाल है, ठीक है। ऐसे ही मैं काम कहूं कि अगर मैं यहां एक सप्लाई सोर्स ले लेता हूं पावर, एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं ए पॉइंट बी पॉइंट और यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं, ये R1 और ये क्या हो गया R, ये क्या कहलाएगा, ये परिपथ हो गया आपके पास, ये जाल क्या हो गया, परिपथ हो गया। तो दोनों में डिफरेंस का पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का संयोजन जाल कहलाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी एक जाल है क्योंकि इनका संयोजन है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का संयोजन है, ये खुला है ये बंद है दोनों ही जाल। लेकिन अगर संयोजन बंद लूप बनाता है तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। तो ये परिपथ नहीं होगा, परिपथ कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ गए? इसका मतलब कोई भी बंद परिपथ या कोई भी परिपथ है वो जाल हो सकता है, लेकिन कोई भी जाल परिपथ नहीं हो सकता, याद रखना हमेशा। नॉट प्रत्येक परिपथ एक जाल होता है, परंतु प्रत्येक जाल का परिपथ होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आई समझ? प्रत्येक परिपथ यानी प्रत्येक बंद पथ होगा तो भी वो संयोजन होगा, तो वो क्या होगा, जाल होगा। और अगर जाल है ही तो अपन कह रहे हैं कि उसमें बंद लूप है तो भी वो जाल है, और खुला है तो भी वो जाल है। लेकिन अगर बंद है तो वो परिपथ है, खुला है तो वो परिपथ नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिपथ एक जाल होगा, लेकिन प्रत्येक जाल एक परिपथ नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो अपन पढ़ते हैं। ये संयोजन बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऐसे जो परिपथ होते हैं, बंद परिपथ होते हैं, इन परिपथों में ही अपन किरचॉफ के नियम लागू करते हैं, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है ना, इन बंद परिपथों के लिए ही किरचॉफ ने नियम दिए थे। परिपथों के लिए क्या दिए थे, किरचॉफ के नियम लागू होते हैं बेसिक तौर पर। आपने बहुत बार पढ़े होंगे। ये किरचॉफ के नियम अपन लागू करते हैं और सिंपल जो अपने पास सर्किट होते हैं, जहां परिपथ होते हैं, उन परिपथों को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद जो अपने पास जाल होता है, या अपन यूं कहें कि जाल का बंद अगर पथ अपने पास है, परिपथ है, तो उस परिपथ से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस, कौन कौन सी डेफिनेशंस है? मेरे पास कोई भी बंद परिपथ है, मैं यहां कंसीडर कर सकता हूं। सपोज ये मेरे पास बंद परिपथ में अगर कोई ले रहा हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये वोल्टता स्रोत है, और ये धारा स्रोत है।
ये R1 है, ये R2 है, R3 और R4। इस टर्मिनल को या इस पॉइंट को मैं A कहता हूं, इसको B कहता हूं, इसको C, इसको D, इसको F और इस पॉइंट को मैं G पॉइंट डिनोट करता हूं। ठीक है। हाँ, ध्यान रखने लायक बात क्या है, इस जाल में या इस परिपथ में अपन कुछ डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशंस के तौर में सबसे पहली डेफिनेशन आती है शाखा। शाखा किसे कहते हैं? जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है। सपोज मैं ये कहूं कि इसमें धारा बह रही है I1 और इसमें धारा बह रही है I2, इस टाइप से धारा बह रही है। ठीक है। तो जाल का वह भाग जिसमें क्या नियत रहे, धारा का मान, वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहे वो क्या कहलाता है, उसकी शाखा कहलाता है। जैसे जाल या परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो, A से B तक जाते हैं तो धारा का मान इसमें क्या रहता है, I1 रहता है, नियत रहता है, यानी धारा चेंज नहीं हो रही। B से C तक जाते हैं या C से B तक है तो यहां से यहां तक देखो धारा कितनी है, I2 है, दोनों में सेम है, धारा I2 है। इस शाखा में देखो धारा कितनी है, I1 और I2 दोनों का योग है, वो भी नियत है। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो ऊपर वाले में क्या हुआ, एग्जाम्पल में A से B तक यानी A भी एक शाखा है। ठीक है। इसमें नियत धारा का मान कितना है, I1। यहां से BC एक शाखा है, BC एक शाखा है, CD एक शाखा है, इसको भी अपन एक शाखा कह सकते हैं, या अपने कहें BCD, इसको भी एक शाखा कह सकते हैं। दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों में धारा क्या है, नियत है। यहां B और F, इसमें I2 इधर से आ रही है, I1 इधर से आ रही है, ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ, धारा दोनों में आई, इस दोनों पॉइंटों के बीच में B और F के बीच में धारा कितनी, I1 और I2। तो ये भी अपने पास क्या है, एक BF, ये भी एक शाखा है। ये सारी की सारी क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है। तो ये शाखा होती है अपने पास। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या रहता है इसमें, हाँ इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ये G और F ये एक ही पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्रांच की डेफिनेशन की बात क्या है, संधि। संधि जिसको अपन सिंपल क्या कहते हैं, नॉड, नॉट भी, यानी जाल का वह भाग या जाल का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं या दो या दो से अधिक शाखाएं बंटती हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जाल का वह बिंदु जहां पर धाराएं मिलती हुई दिखती है या कोई धारा अलग अलग धाराओं में विभाजित होती हुई दिखती है, क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। यानी जिस बिंदु पर शाखाएं मिलती हैं वो क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। या अपन यूं कहें कि जिस बिंदु पर परिपथ के या जाल के जिस बिंदु पर एक धारा, या अपन यूं कहें एग्जाम्पल के तौर पे धाराएं, सीधे शब्दों में बोले तो धाराएं मिलती हैं या अलग होती हैं। अलग होने से यहां क्या मतलब है कि एक धारा अलग अलग धाराओं में बंटती है, कुछ धाराएं आ भी सकती है, कुछ धाराएं जा भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जहां होता है वहां वो बिंदु क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इधर से यहां तक जाओगे तो एक ही धारा है, इसका मतलब ये संधि बिंदु नहीं है। इस पॉइंट पे आओगे तो इधर से धारा I1 आ रही है, I1, इधर से धारा I2 आ रही है और इधर धारा क्या जा रही है, I1 प्लस I2। इसका ये बिंदु क्या है, संधि बिंदु है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा बिंदु, B बिंदु संधि बिंदु है।
यहां ऐसा ही हुआ, ये धारा इधर से आती है I1 प्लस I2, कुछ भाग इधर चला जाता है, कुछ भाग इधर चला जाता है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ F, ये क्या है संधि बिंदु, ये क्या इस जाल के संधि बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपन याद रख लें तो ज्यादा इजी रहेगा आगे जब अपन सर्किट एनालिसिस करेंगे तब। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, लूप या मैश। पास जिसको हम कहते हैं, यानी लूप और मैश, वो छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। लूप का मतलब क्या होता है, जो लूप होता है उसका मतलब होता है कोई भी बंद पथ, बंद पथ वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। विद्युत परिपथ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। ठीक है, दूसरा मैश की बात करें थे, पास की बात करें तो पास का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, कोई भी नहीं, सबसे छोटा, यानी जिससे छोटा और नहीं बताया जा सके, सबसे छोटा बंद पथ वो क्या कहलाता है, पास कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन कहने बंद पथ के तौर पर मानने बात हो, यहां ए बिंदु से बन चले तो ए से बी तक गए, बी से सी, सी से डी, बी से एफ, एफ से जी और जी से ई आ गए। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या होगा अपने पास, ए बी सी डी एफ जी ए एक लूप है। ऐसे ए से बी, बी से एफ जी, फिर ए आ गए, ए बी सॉरी हाँ ए बी जी, ए बी एफ जी ए बी एफ जी ए, ये भी एक क्या है, लूप है। इसके अलावा बी सी डी एफ बी, बी सी डी एफ बी, ये भी क्या है, एक लूप है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, कोई भी बंद पथ, बंद पथ ये भी है, बंद पथ ये भी है, यहां से जाए तो ये भी बंद पथ। ठीक है, दूसरा पास, पास का मतलब कोई भी बंद पथ नहीं, सबसे छोटे वाला बंद पथ, यानी उससे छोटा उसमें और नहीं बनाया जा सके बंद पथ, वो क्या कहलाता है, पास कहलाता है। जैसे यहां से अपन चले ए बी सी डी एफ जी ए, ये नहीं ये पूरा बंद पथ लिया अपने, इसमें तो दो इसे बन सकते हैं, इसका मतलब ये तो लूप है, पास नहीं है। हाँ, ए से बी, बी से एफ जी ए गए, इससे छोटा इसका और हिस्सा नहीं बनाया जा सकता बंद, इसका मतलब ये क्या है, पास भी है। इसका मतलब ए बी एफ जी ए, ऐसे बी सी डी एफ बी, बी सी डी एफ बी, ये भी क्या है, एक पास। आपने देखा कि ये दोनों चीजें यहां भी है, यहां एक एक्स्ट्रा और है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सभी पास नॉट, सभी पास लूप होते हैं, परंतु सभी लूप पास होना आवश्यक नहीं है। छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो अपन को याद रखने हैं। यानी सारे के सारे पास के नहीं, सारे के सारे पास लूप में भी इसका मतलब लूप हो सकते हैं। सारे लूप आपको यहाँ नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सारे लूप पास नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास क्या रहेगी वो भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपने ओम का नियम पढ़ा है, उसके आधार पर ये रेखीय प्रतिबाधा। विद्युत परिपथों में आपने देखा कि धारा के प्रवाह का जो विरोध करती है, जो युक्तियां उनका कंबाइंड जो विरोध होता है उसको अपन प्रतिबाधा के रूप में डिनोट करते हैं। तो रेखीय प्रतिबाधा का मतलब क्या हुआ, ये ओम के नियम से अपन समझाएंगे। किसके नियम से, ओम के नियम से। कैसे,
ओम ने क्या कहा था कि कोई भी आपके पास प्रतिबाधा वाली युक्ति है और उस युक्ति के दोनों सिरों पर, जैसे अपन रेजिस्टेंस में सिंपल कोई युक्ति अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई युक्ति है और इसकी सिरों पर अपन वोल्टेज लगाते हैं। सपोज V1 यहाँ है, V2 यहाँ, दोनों का डिफरेंस V बराबर V1 माइनस V2 है, तो इसमें क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि ये जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इस डिफरेंस के, यानी दोनों टर्मिनल के बीच की, ए और बी टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस यानी वोल्टता जितनी ज्यादा होगी, ये वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी, आई भी क्या होगी? उतनी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आई है ये प्रोपोर्शनल होती है इसके वी पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब आई बराबर वी अपॉन आर। सिंपल इक्वेशन के रूप में लिखे तो वी बराबर क्या हो गया? ये भी एक सरल रेखा का समीकरण है। यदि अपन आई और वी में एक कर्व खींचे तो अपने पास ये जो स्लॉप होता है, ये जो ढाल होता है इसका, ये ढाल क्या बताता है अपने पास? 1 अपॉन आर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। ये एक सरल रेखा, वोल्टता और धारा और वोल्टता के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है? एक सरल रेखा। यानी सामान्य तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि वे प्रतिबाधाएं जो ओम के नियम का पालन करती हैं क्या कहलाती हैं? रेखीय प्रतिबाधाएं। उनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? ऐसे सरल रेखीय व्यवहार होता है वोल्टता और धारा के बीच का संबंध। ऐसे अपन कह रहे हैं कि दूसरा एग्जाम्पल देखें, रेखीय प्रतिबाधाओं के रूप में या दूसरी डेफिनेशन के रूप में कहें कि रेखीय प्रतिबाधाएं कौन सी होंगी? कि वे प्रतिबाधाएं जो ओम के नियम का पालन करें। तो उनमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सी भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, उसके अलावा वायु पटलित रॉड एल, ये जो होता है इसमें वायु प्रोड वाली कुंडली, वायु रॉड युक्त प्रेरक पर ध्यान रखना। एक शब्द मैंने ट्वीट किया, वायु रॉड युक्त, यानी एयर होनी चाहिए। अगर वायु नहीं है, दूसरा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने इसमें रख दिया तो क्या होगा? इसका मान थोड़ा वेरी भी कर सकता है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि प्रतिरोध आर, सी और एल, ये क्या है? रेखीय प्रतिबाधाएं जो उनके नियम का पालन करती हैं और जो प्रतिबाधा प्रयुक्त करती है, इनके बीच वोल्टता और धारा के बीच का जो संबंध है वो कैसा आता है? सरल रेखीय संबंध आता है। तो उनको अपन रेखीय प्रतिबाधाएं भी, जैसे डायोड होता है, ये रेखीय प्रतिबाधा में नहीं आता। कौन? डायोड रेखीय प्रतिबाधा में। क्या आपने देखा होगा ना, डायोड का जो कर्व देखा है वो इस टाइप का देखा आपने, ध्यान रखना, ये रेखीय नहीं है, लीनियर नहीं। इसका मतलब ये रेखीय प्रतिबाधा नहीं है। ऐसे आपने ट्रांजिस्टर का देखा होगा, अभिलाक्षणिक जिनको आप कहते थे, आपको याद होगा ना, कॉमन एमीटर में आपके नीचे होंगे, है ना, इस टाइप के, इस टाइप के। ये रेखीय नहीं है, ये रेखीय नहीं है, ये लीनियर नहीं है। आई और बी के बीच जो संबंध है ये लीनियर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों प्रतिबाधाएं रेखीय नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, इसको अपन रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, कौन सी? बाइलेटरल, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इम्पीडेंस। बाइलेटरल इम्पीडेंस, द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक अगल बगल के दोनों भाग, यानी करंट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं आप एक बार इस सर्किट में और दूसरी बार इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, तो ये जो प्रतिबाधा है वो इधर से आने वाले वो करंट है उसमें भी उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करेगी, प्रतिबाधा उत्पन्न करेगी, इधर से आ रही है उसमें भी। यानी धारा की दिशा चेंज कर दें तो भी उसकी प्रतिबाधा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी जो प्रतिबाधाएं होती है वो कौन सी कहलाती है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती है। यानी धारा की दिशा पलट देने पर उलट देने पर भी धारा प्रवाह की दिशा, धारा एक सदिश राशि नहीं है, प्रवाह की दिशा उलट देने पर भी प्रतिबाधा का मान नहीं बदलता है। तो वो प्रतिबाधा क्या कहलाती है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। उसमें कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो कौन कौन? प्रतिरोध है, संधारित्र सी है और एल है, वायु पटली।
ध्यान रखना। वायु प्रचलित मैंने इसलिए बोला है कि जो प्रेरक होता है अगर उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एक साइड से आप करंट फ्लो करते हो तो उसका इंपेडेंस यानी उसका मैग्नेटाइजेशन मटेरियल अलग होता है, दूसरी तरफ से करोगे तो अलग हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ जो प्रतिबाधा है वो इन तीनों की प्रतिबाधा है वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा होगी, क्योंकि अपन आगे जब पढ़ेंगे जाल पर में पढ़े होंगे बार बार हम ये नाम लेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी जाल में, है ना। तो द्विपार्श्विक का मतलब क्या होगा कि उस जाल में करंट से किस डायरेक्शन से बहे वो जो प्रतिबाधाएं होंगी आर होगी, सी होगी या एल होगी। डायोड है वो द्विपार्श्विक नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा। डायोड आप अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखोगे तो इसकी प्रतिबाधा कम होगी, करंट इधर से यानी इसको हाई पे इसको लो वोल्टेज पे रखोगे तो करंट बहुत कम बहेगी। ये माइक्रोन सिलिकॉन नैनो में और जर्मनी में नैनो में, और यहाँ फॉरवर्ड बाइस में करेंगे तो अपने पास माइक्रो मिली में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वोल्टेज डिफरेंस यानी धारा की प्रवाह की दिशा बदल देते हैं इस युक्ति में तो इसका मतलब प्रतिबाधा सेम नहीं रहती। ऐसे ही ट्रांजिस्टर में भी प्रतिबाधा का मान सेम नहीं रहता है धारा की दिशा पलट देने पर, इसलिए वो भी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं है। ठीक है, ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ये सिंपल डेफिनेशन है अपने पास जाल के प्रमेय जाल के बारे में, और ये बार बार अपन काम में लेंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें और देख रहे हैं मैंने, ये देखो वोल्टा स्रोत है, ये धारा स्रोत है। ध्यान रखना, वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत कोई सा भी स्रोत हो, अगर परिपथ में अगर स्रोत है, छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर ऊर्जा स्रोत है चाहे वो धारा स्रोत के रूप में हो चाहे वोल्टा स्रोत के रूप में है, तो जो परिपथ है उसमें अगर ऊर्जा स्रोत है होने पर और ऊर्जा स्रोत नहीं होने पर, अगर ऐसा है तो वो जाल कैसे कहलाता है? सक्रिय जाल या सक्रिय परिपथ। अगर ऐसा है तो वो परिपथ क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिपथ। यानी अगर धारा स्रोत है उसमें पावर सप्लाई सोर्स है या वोल्टा स्रोत के रूप में पावर सप्लाई सोर्स है तो सक्रिय परिपथ है, यानी जाल को वो चालू स्थिति में रखता है, प्रतिबाधाओं पर वोल्टा ड्रॉप भी होता है, धाराएं भी बहती है, तो सक्रिय परिपथ कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है, कोई ऊर्जा स्रोत ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो जाल जैसा है जैसा का वैसा पड़ा, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो कैसा परिपथ कहलाता है? निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। ये जाल से संबंधित परिपथ से संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिनका अपन आगे यूज लेंगे। एज इट इज अपन इन नामों को प्रेरित करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ तक अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में अपन इससे जस्ट आगे चलेंगे कि इन परिपथों का जो विश्लेषण है वो अपन कैसे करते हैं किरचॉफ के नियमों की सहायता से। तो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि आप कल यानी नेक्स्ट क्लास के लिए आप थोड़ा सा आगे वाला चैप्टर है वो पढ़ के आए, इसी चैप्टर में आगे वाला जो टॉपिक है वो पढ़ के किरचॉफ के नियम कैसे कैसे अपन लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा बेस तैयार है। ठीक है, धन्यवाद।